हेलो एवरीवन। अब देखो, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पार्ट है अपना कैपेसिटर वाला वो अच्छी तरह से फिनिश कर लिया है। उसके बाद में हमने नीट के लेक्चर में या जेई के लेक्चर में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत सारा पार्ट कवर कर लिया था। स्टेट बोर्ड में वो पार्ट पेंडिंग है अपना, बट चलो अब स्टेट बोर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला नया पार्ट आपका स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखो, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट में और इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया चार्ज। यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम जो भी चार्ज की स्टडी करते थे वो रेस्ट में करते थे, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन, यहाँ पे अगर टॉपिक का नाम देखा आपने तो इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब होता है फ्लो होना, करंट का मतलब होता है फ्लो होना, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किसके कारण होती है ये हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है, बिकॉज ऑफ द चार्जेस। चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो इसको हम कहते हैं करंट। समझ में आया? तो इसी वजह से अब हमारी स्टडी हो रही है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जब चार्ज मोशन में है तब वहां पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं और किस तरह से उस सिस्टम को एनालाइज करना है, इस सारे की स्टडी हम कहाँ पे करने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी इस टॉपिक में करने वाले हैं। अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका मैं रिवाइज करना चाहता हूँ जो आपने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो आपने 10th स्टैंडर्ड में क्या क्या पढ़ लिया है, मेन पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखो यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो क्या देखा था आपने, करंट देखा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट? अब यहाँ पे जब मैं करंट की बात कर रहा हूँ तो ये करंट और ये करंट, यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो करंट मतलब चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे इन द सेंस फिजिक्स में कि जब भी मैं सिंपल करंट बात करूँ तो वो इलेक्ट्रिक करंट ही रहने वाला है, क्योंकि नेचर में बहुत सारे करंट अवेलेबल है, जैसे विंड करंट है, कन्वेक्शन करंट भी हमने देख लिया था, टेम्परेचर करंट भी हमने देख लिया था। तो उसी तरह से यहाँ पे जो मैं करंट बात करूंगा फिजिक्स में तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रिक करंट ही रहने वाला है। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है, I इज इक्वल टू, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चलो ये हो गया। करंट का ऐसा यूनिट क्या आता है तो एम्पियर आता है, एम्पियर। दूसरा हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी देख लिया था पोटेंशियल डिफरेंस, बट इन टर्म्स ऑफ करंट क्या होता है ये आप एक बार देख लेंगे। तो V क्या हो गया अपना, W/Q, जूल पर कूलम, इसी को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने ओहम्स लॉ पढ़ लिया था। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, V इज प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू IR। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R? R इज द रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस करना मतलब अपोज करना, क्लियर? अब ये अपोजिशन किसको होता है, टू द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज। सो दिस इज द रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। फिर इस R को भी आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया था कि ये जो रेजिस्टेंस है ये कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड होता है, तो आपने ये भी पढ़ लिया, दैट इज दिस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, दिस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दोनों को कंबाइन करने के बाद R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A आ गया, तो R इज इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A, वेयर रो इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टिविटी, वेयर रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मतलब अगर आप कॉपर का मटेरियल लोगे तो कॉपर के लिए एक अलग रेजिस्टिविटी आएगी, आप अगर एल्यूमिनियम का लोगे तो एल्यूमिनियम के लिए अलग रेजिस्टिविटी आएगी, निकेल क्रोमियम का लोगे या कॉन्स्टेंटाइन मटेरियल का लोगे तो उसके लिए अलग रेजिस्टिविटी आने वाली है। आपने भी घर में देखा होगा, जैसे अभी समर सीजन चल रहा है तो कॉपर की जो मोटर होती है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम मोटर, मतलब उस मोटर में जो वाइंडिंग यूज की है वो एल्यूमिनियम मटेरियल की बनाई जाती है, और जिस मटेरियल कॉपर की अगर है तो उसमें कॉपर की है। तो हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होता है, अलग अलग होता है, तो इसी वजह से ये रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी वो डिसाइड करती है। समझा? ये सारा बेसिक पार्ट आपने पढ़ लिया था, आपने 10th स्टैंडर्ड में इसके ऊपर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल भी कर लिए थे। पर अब हमको यहाँ पे एडवांस क्या पढ़ना है, तो एडवांस क्या पढ़ना है तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हमको पढ़ने हैं, क्योंकि ये अभी यहाँ पे टर्म्स आने वाले हैं। तो चलो अब हम देखेंगे ये टर्म्स क्या क्या है। ये इसको मैं मिटा देता हूँ, ये बहुत ही बेसिक पार्ट है आपका, ये आपको याद होना चाहिए, नहीं भी याद होगा तो हमने अभी अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया। चलो अब देखेंगे, इंट्रोडक्शन अपना हो गया पहला पार्ट। चलो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स,
सबसे पहले जंक्शन, मैंने डेफिनेशन पहले पढ़ लेता हूं। एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर करंट कैन स्प्लिट इज कॉल्ड जंक्शन। अब देखो ये जंक्शन इट इज द सेम एज दैट ऑफ रेलवे जंक्शन। रेलवे जंक्शन का मतलब क्या होता है कि जहां से भी दो अलग अलग रूट से ट्रेन जा सकती है। जैसे आप नागपुर जंक्शन ले लो, नागपुर जंक्शन में आप यहाँ पे नॉर्थ में भी जा सकते हो, साउथ में भी जा सकते हो, चलो आप ईस्ट में भी जा सकते हो और वेस्ट में भी जा सकते हो। मतलब नागपुर से आपको मुंबई को भी ट्रेन मिलेगी, दिल्ली को भी मिलेगी, चेन्नई को भी मिलेगी और कोलकाता को भी मिलेगी। तो यहाँ पे पता क्या चल गया कि जंक्शन मतलब क्या, जहाँ पे स्प्लिट होता है। बट अगर आप दूसरा एक एग्जांपल लोगे, मान के चलो आप कोई दूसरा स्टेशन लेते हो, लेट अस से फॉर एग्जांपल वर्धा भी एक जंक्शन हो गया। उसके बाद में इन दोनों के बीच में एक स्टेशन आता है, जैसे बूटीपुरी स्टेशन में ले लेता हूँ। बूटीपुरी स्टेशन है तो बूटीपुरी में एक तो आप नागपुर जा सकते हो, नहीं तो वर्धा जा सकते हो। आप बूटीपुरी स्टेशन से दिल्ली के लिए जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते, आपको नागपुर थ्रू जाना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो जहाँ पे भी ट्रेन के अलग अलग रूट बन जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जंक्शन किसको कहेंगे? तो देखो मैंने एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया है। इस सर्किट डायग्राम में ये पॉजिटिव चार्ज, ये बैटरी है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव ये निगेटिव है। ये किस तरह सर्किट डायग्राम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जंक्शन क्या होता है, इसको स्टडी करना। तो देखो यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से लेटर से करंट I1 जा रहा है। वेयर अब ये I1 यहाँ पे आने के बाद करंट को कितने रास्ते मिल गए? दैट इज I1 करंट को, एक तो करंट यहाँ पे भी जा सकता है और दूसरा यहाँ पे भी जा सकता है। मतलब करंट यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है। जहां पे भी करंट स्प्लिट होता है उसको हम क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। देखो यहां से गया, अब ये यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, फिर से यहां पे गया। अब यहां पे आने के बाद देखो ये आ गया, ऊपर से ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो टोटल करंट कहां पे जाएगा? यहाँ पे। तो करंट जहां पे भी स्प्लिट होता है उसको हम क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे इस सर्किट में पी एंड क्यू क्या बन गया अपने? पी एंड क्यू जंक्शन बन गए। जहां पे भी करंट स्प्लिट होता है उसको क्या कहते हैं हम? जंक्शन। सो पी एंड क्यू आर जंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आता है लूप। एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इज कॉल्ड लूप। एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इज कॉल्ड एज लूप। अब देखो क्लोज कंडक्टिंग पाथ मतलब क्या हो गया? जैसे यहां से ये आर है, या मैं इसको नाम दे देंगे हम ए पी क्यू बी, उसके बाद में यहाँ पे सी और ए डी नाम दे देता हूँ। तो ए पी क्यू बी ये क्लोज पाथ हो गया। क्लियर है? तो इसको हम क्या कहेंगे? लूप। दैट इज ए पी क्यू बी, ये हो गया लूप एक। उसके बाद में लूप कौन सा आएगा? पी सी डी क्यू, ये एक लूप आ गया क्योंकि ये क्लोज कंडक्टिंग पाथ है। पी सी डी क्यू ये एक आ गया। उसके बाद में आप कंप्लीट भी ले सकते हो यहाँ पे, जैसे ए सी डी बी, ए सी डी बी, इसको भी आप लूप कंसिडर कर सकते हो। ये अगर थोड़ी देर के लिए आपने कंसिडर नहीं भी किया या टोटल भी कंसिडर किया तभी भी आप लूप कंसिडर कर सकते हो। तो लूप का मतलब क्या हो गया? कोई भी क्लोज्ड पाथ होना चाहिए उसको हम क्या कहेंगे? लूप कहेंगे। हमने ये ऑलरेडी थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ लिया है। लूप का मतलब क्या है? दैट इज क्लोज्ड लूप साइकिल। क्लियर? तो साइकिल वापस उसने अपने पोजीशन पे आनी चाहिए। तो यहाँ पे भी लूप क्या हो गया? ए से मैं स्टार्ट करता हूँ, ए पी क्यू बी, और वापस कहाँ पे जा रहा हूँ मैं? ए पे ही जा रहा हूँ। तो ये इसको क्या कहेंगे हम? लूप कहेंगे। तो जंक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, लूप अच्छी तरह से समझ में आया। तो ना ब्रांच का मतलब क्या हो गया? इट इज सेम एज गुड एज द ट्री। ट्री के ब्रांचेस होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे देखो एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क लाइज विद इन जंक्शन। जंक्शन के बीच में जो भी आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? ब्रांच कहते हैं। तो यहाँ पे आर ए क्या हो गई? आपकी एक ब्रांच हो गई। आर बी एक ब्रांच हो गई। आर सी क्या हो गई? यहाँ पे ब्रांच हो गई। जहां से भी करंट पास हो सकता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं। मतलब जंक्शन के बीच में आना चाहिए, तो ये क्या हो गई? आपकी ब्रांच हो गई। सो ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द किरचॉफ्स करंट लॉ। यार अब किरचॉफ्स के दो लॉ है, पहला है किरचॉफ्स करंट लॉ और दूसरा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ होता क्या है। अब इसको कभी कभी केसीएल के फॉर्म से भी लिखा जाता है, दैट इज केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या है स्टेटमेंट? चलो चेक करेंगे हम इसको। The algebraic sum of electric current, the algebraic sum of electric current at junction is 0. That is summation of I at the junction is equal to 0. अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट है। तो मैंने यहाँ पे एक जंक्शन लिया है, लेटर से पॉइंट O,
पॉइंट ओ है तो यहाँ पे देखो ये आई यहाँ पे आ रहा है, ये I2 I1 अंदर आ रहा है, I2 O के अंदर आ रहा है, और उसके बाद में ये I3 I4 और I5 कहाँ पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि जितने भी करंट यहाँ पे जंक्शन पे आ रहे हैं और जितने भी करंट यहाँ से बाहर जा रहे हैं उनका एडिशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब जितना इनपुट करंट आ रहा है उतना ही आउटपुट करंट यहाँ से जाना चाहिए। क्लियर? तो ये हमारा हो गया स्टेटमेंट। अगर मुझे इसको लिखना है, अगर मुझे यहाँ पे इसको लिखना है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि किस तरह से ये हो गया। तो एक बार इसको लिख लेंगे। देखो इसका मैं ऐसा लिखता हूँ, समेशन ऑफ आई एट जंक्शन इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो मतलब क्या हो गया कि करंट टूवर्ड्स जंक्शन इज इक्वल टू करंट अवे फ्रॉम जंक्शन। क्लियर है? क्योंकि ये होना चाहिए तभी यहाँ पे टोटल एडिशन क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे मान के चलो कि आपके पास 100 रुपए मम्मी ने आपको खर्च करने दिए, 100 रुपए दिए और आपने 100 रुपए का सामान ला लिया। क्लियर है ना? तो आपके पास 1 रुपया भी नहीं बचेगा। मतलब पहले भी आपके पास कुछ रुपए नहीं था, जो पैसा आया वो आपका सामान लाने के लिए खर्च हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल करंट यहाँ पे 0 हो गया। उसी तरह से करंट टूवर्ड द जंक्शन, तो देखेंगे टूवर्ड द जंक्शन कौन से आ रहे हैं यहाँ पे। सो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू अवे फ्रॉम द जंक्शन कौन से है, I3 प्लस I4 प्लस I5। अगर मैं ये यहाँ पे रख दूं तो क्या आ गया, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया। अब यहां से हमको एक पॉइंट पढ़ना है जिसका नाम है साइन कन्वेंशंस। जैसे आपने साइन कन्वेंशन 10th स्टैंडर्ड में पढ़ लिए थे लाइट के लिए, मिरर के लिए, उसी तरह से आपको यहाँ पे साइन कन्वेंशन पढ़ने। ये साइन कन्वेंशन हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमको आसानी जाती है। जैसे हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी साइन कन्वेंशन पढ़े। तो देखो करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स जंक्शन इज टेकन पॉजिटिव। करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। अब अगर इसको पॉजिटिव लिया देखो तो ये I1 और I2, ये दोनों I1 और I2 मैंने क्या लिया यहाँ पे, पॉजिटिव लिया, मतलब ये टुवर्ड द जंक्शन फ्लो हो रहे थे। अब देखो I3 I4 और I5 ये कहाँ पे जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं। तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हो यहाँ पे, दैट इज करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन इज टेकन नेगेटिव। यहाँ पे साइन, समझ गया? तो ये हो गया किरचॉफ्स करंट लॉ। यार आप इसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, किसी को कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो ये हो गया KCL, दैट इज समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0 एट द जंक्शन। थैंक यू वेरी मच।